हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बेरिंग स्ट्रेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लूनी रिवर को लेकर के, तो लूनी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लूनी रिवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड थार डेजर्ट में सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लूनी रिवर के ओरिजिन की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है गुजरात से दिल्ली तक अरावली रेंज का एक्सटेंशन है। मींस राजस्थान स्टेट में जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पुष्कर वैली से ओरिजिन होता है लूनी रिवर का। लूनी रिवर के एंडिंग की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है उसकी मार्सी लैंड में ये अपने आप को एंड करती है। लूनी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को अगर हम डिस्कस करें तो लूनी रिवर की मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और उनका ओरिजिन जो है वो अरावली रेंज से होता है। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ट्रिब्यूटरी का नाम है जोजरी रिवर। जोजरी रिवर का ओरिजिन जो है वो अरावली रेंज से नहीं होता है और वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लूनी रिवर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो लूनी रिवर का जहाँ से ओरिजिन होता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान स्टेट में, वहाँ पर इसको सागरमती के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इसमें एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सरस्वती आकर के मर्ज होती है और उसके बाद में इस रिवर को लूनी के नाम से जाना जाता है। लूनी रिवर के अदर नेम को अगर हम डिस्कस करें तो इसको लवणवती, मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। लवणवती इसका मेन रीजन ये है कि इसका जो वाटर है वो सोल्टी है। यहाँ पर इसका जो यहाँ तक बालोतरा बाड़मेर में राजस्थान स्टेट में 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है लूनी रिवर। तो यहाँ पर लास्ट में जब ये बाड़मेर में जो बालोतरा रीजन है वहाँ तक इसका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। लेकिन यहाँ पर इसमें यहाँ की जो सोइल है बालोतरा बाड़मेर के पास में सोइल में सोल्टीनेस इंक्रीज होने की वजह से इसका जो वाटर है बाद में सोल्टी हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं लूनी रिवर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है महाराष्ट्र स्टेट को लेकर के। वहाँ पर उद्धव सरकार ने, उद्धव कैंप जो है शिवसेना का, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 16 लेजिस्लेटर जिसमें एकनाथ शिंदे और 15 जो सपोर्ट कर रहे हैं शिवसेना से, उन सभी के खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। और वहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने नोटिस भी इशू कर दिया है उन सभी की क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो एमएलए एकनाथ शिंदे और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के गए हैं कि किस बात के बेसिस पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके सेक्शन 2 की बात करते हुए ये बात रखी गई है शिवसेना की तरफ से कि वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, पार्टी का जो भी एक प्रोसीजर जो होता है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। रेगुलर उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो भी फिर भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो जब भी आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो उस पार्टी का जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होता है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ रहे हो। ओके, मीन्स वो जो है वो विप की जो भी पावर है उसको यूज़ करते हुए उनको एंटी डिफेक्शन लॉ की, हमने जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी बाई पोल इलेक्शन हुए कुछ एमपी सीट को लेकर के और कुछ एमएलए सीट को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूपी स्टेट में जो सीट आजमगढ़ और रामपुर जो सीट है जो फिक्स थी, स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को लॉस देखने को मिला है और वहाँ पर उनका जो कैंडिडेट है उसको डिफीट किया है बीजेपी के कैंडिडेट ने। ओके, तो
तो यहाँ पर बाईपोल इलेक्शन की बात हुई है कि देखो बाईपोल जो होता है वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो शायद हमारे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन। और जो हमारे स्टेट में जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को आप डिस्कस कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और जो ओरिजिन पार्ट में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ये 1 मेंबर बॉडी थी, लेकिन टाइम के साथ में जब इंक्रीज हुआ वर्कलोड तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में चेंज कर दिया गया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज़ होते हैं जिनके बारे में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने एक बैकअप टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है और टेलीग्राम चैनल का नेम है वोल्केनो IAS न्यू के नाम से। जो भी हम PDF अपलोड करते हैं न्यूज़पेपर के डेली आपके लिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की, वो PDF जो है वो अब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएंगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के। चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन पर अपनी जो पावर है उसको रेगुलर वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश देखने को मिला था गालवान वैली में। उसके बाद से ही, उससे पहले भी ये इशू सामने आए थे कि चाइना वहाँ पर जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत कर रहा है, मैक्सिमम जो हाई क्वालिटी के जो वेपन्स हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, जो भी अपनी स्ट्रेंथ है आर्मी की उसको भी टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंटेलिजेंस इनपुट से ये देखने को मिला है कि दोबारा से चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए, चाहे आपके जो भी रनवेज हैं उनको एक्सपेंशन को लेकर के ले लीजिए, इन सभी एरियाज़ में जो चाइना है वो अपने अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पर लगा हुआ है। मींस अपने जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक चाइना इंडिया के साथ में जो भी बॉर्डर टच होती है उनको और ज़्यादा मजबूत तरीके से अपने आप को वहाँ पर डेवलप करने की वो कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो G7 समिट जैसे ही ओपन हुई वैसे ही रशिया ने कीव, यूक्रेन की जो कैपिटल है, वहाँ पर दोबारा से जो अटैक हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, G7 की समिट जिसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो भी। अब G7 की जो समिट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। स्पेसिफिक ये भी हो सकता है कि रशिया के ऊपर अदर लेवल के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो और ज़्यादा इंप्लीमेंट किए जाएं और इनके बारे में भी इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और इस आर्टिकल में जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें ये बताया हुआ है कि अभी USA में जो अबॉर्शन राइट दिया हुआ था विमेन को, जिसको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में भी डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो जुडिशरी है उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अबॉर्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो नहीं है। तो इसको यहाँ पर जो ख़त्म किया गया है इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, मीन्स वीमेन की जो चॉइस थी कि उनकी बॉडी उनकी चॉइस, वो एक तरीके से स्नैच करने की कोशिश की गई है। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़े इशू की क्या बात की जाती है कि क्या रीजन है कि अबॉर्शन राइट को हटाया जाए, अबॉर्शन राइट को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने बोला है कि अनसेफ अबॉर्शन जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में USA में ये जो पावर है वो स्टेट को दे दी गई है कि स्टेट अपने लेवल पर चाहे तो कोई स्टेट अपने यहाँ पर अबॉर्शन राइट को रेगुलर कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपके यहाँ पर और ज़्यादा बैन किया जा रहा है, पहले जब ओपन था तभी अनसेफ अबॉर्शन हो रहे थे, तो अभी तो बैन किया जाएगा। बैन करने से अनसेफ अबॉर्शन की जो संख्या है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक बर्डन जो है, स्पेसिफिक मान लो कि एक स्टेट में लोग रहते हैं, वहाँ पर बैन है, दूसरी जगह पर वो वीमेन जा रही हैं, तो इकोनॉमिक बर्डन इससे क्रिएट होगा। बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो वीमेन के ऊपर इससे इंक्रीज होने वाली है। ओके, तो ये जो भी डिसीजन रहा वो काफ़ी रिग्रेसिव रहा। स्पेसिफिक कम से कम ये जो भी इश्यूज थे उनके ऊपर बेसिक फोकस किया जाना चाहिए था कि क्या इशू चल रहे हैं, उनको किस तरीके से हम एक कोऑपरेशन के प्रोसीजर के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो अभी करिकुलम जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर शो कर रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और MSME
जो सेक्टर है उसके बारे में इस आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो इसका जो एब्रीविएशन है ना, ये जो MSME जो है, ये कंप्लीट नेम आपको पता होना चाहिए। एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया था, UPSC में नहीं पूछा था, किसी अदर एग्जाम में पूछ लिया था कि इसका कंप्लीट नेम मतलब MSME को किस नाम से हम बोलते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसमें आता है। अब यहाँ पर पहले कुछ डाटा दे रखे हैं। इसमें ये बता रखा है कि अगर हम डिस्कस करें कि सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो कौन सा सेक्टर देता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो MSME सेक्टर देता है। ओके, 45% जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से जो 45% वर्कर्स हैं मीन्स 11.1 करोड़ पीपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है MSME सेक्टर के द्वारा। मतलब अगर ये बोला जाए कि MSME सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन के रूप में काम कर रहा है, तो ये कुछ बात गलत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि MSME प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज जो है विद लेस देन 50 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर बिलो 250 करोड़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब स्मॉल लेवल पर बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं और हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एवरी ईयर 27 जून को वर्ल्ड MSME डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें अप्रिशिएट किया जाता है जो भी जॉब क्रिएशन है कौन कौन से अदर सेक्टर में। देखो, जब भी किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के या किसी स्पेसिफिक टारगेट को लेकर के कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी बेसिक पॉइंट है उसके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जाए। ओके, तो यहाँ पर MSME डे को क्या बताया जाता है कि MSME सेक्टर को किस तरीके से बूस्टअप किया जाए, जॉब क्रिएशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, उसको हम रेगुलर बनाए रखें पूरे वर्ल्ड लेवल पर और इसको और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड की वजह से ये जो MSME सेक्टर है उसमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट हुए हैं इस सेक्टर में। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो MSME सेक्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अदर सेक्टर्स को बूस्टअप करने के लिए कोविड की वजह से जो इश्यूज हुए उनको बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है, सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो MSME सेक्टर को भी बूस्टअप करने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ जो MSME सेक्टर जो है, MSME ऑपरेट एट द हाईएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मोस्ट डू नॉट मीट टूडेज स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ओके, तो क्या करना चाहिए, देखो जो लिबरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में लाया जाए। वो सारे टारगेट जो काफ़ी हाई लेवल पर सेट किए जा रहे हैं उनको प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज है उनके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं ये काफ़ी लिबरल तरीके से उसको यूज़ किया जाए। दूसरी बात आती है डिजिटलाइजेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए इन सेक्टर में, ताकि जो भी बिग डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इन सभी का बिजनेस प्रोसेस में एक तरीके से इंक्लूजन होगा तो काफ़ी बेहतरीन इसके जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो जो MSME सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि इसकी वजह से जो एमिशन है वो कम से कम हो सके। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स कोशिश की गई हैं। जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात की गई है, ये जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात की जाती है कि इतने पैसे के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। तो ये कुछ बेसिक प्रोविज़न है जिनके ऊपर और हम हायर लेवल पर सोच सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से अगर MSME सेक्टर को बूस्टअप करने की कोशिश की जाए तो इसका जो क्राइटेरिया है, जो एक वैल्यूएबल पार्ट डेवलप करता है हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए, वो जो ज़्यादा है इसका पार्ट इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बता रखा है कि स्टेट पर जो एक तरीके से बर्डन जो है, मतलब स्टेट के पास में जो रेवेन्यू है वो जनरेट कम हो रहा है और स्टेट का सेंटर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। पेंडेमिक की वजह से जो फिजिकल पोजीशन है स्टेट गवर्नमेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा वर्सन लेवल पर चली गई है। टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है टाइम के साथ में। तो अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखो, इसमें तो डाटा दे रखे हैं कि कौन से स्टेट में कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो बेसिक प्रोविजन अभी हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो
जीएसटी काउंसिल ने एक डिस्कशन किया और जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि जो कंपनसेशन सेस दिया जा रहा था स्टेट को, उसको अब इंक्रीज कर दिया गया है उसकी डेट को। अभी 30 जून को ये कंप्लीट होने वाला था, कंपनसेशन सेस जो दिया जा रहा था स्टेट्स को वो कंप्लीट होने वाला था 30 जून 2022 को। लेकिन काउंसिल, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। कितनी तक? 2026 तक। 2026 तक जो कंपनसेशन सेस है वो स्टेट को दिया जाएगा। अब क्या है ये कंपनसेशन सेस और क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले आप सभी को पता है 2017 में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तो स्टेट्स को ये वायदा किया गया था कि आप जो भी टैक्स लेते हो उससे ज़्यादा जो टैक्स है वो आपको जीएसटी के थ्रू जनरेट होगा। मतलब 14% ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके टैक्सेज में। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स आप कलेक्ट करते हो ना, उसमें 14% हाइक देखने को मिलेगा स्टेट्स को लेकर के। ये वायदा किया गया था किसको लेकर के? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था स्टेट्स को कि आपको ये प्रॉफिट होगा। लेकिन अब स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी ज़्यादा लग्जरी और डीमेरिट जो आइटम्स हैं, लग्जरी और डीमेरिट जो आइटम्स हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा टैक्सेज इम्प्लीमेंट करेंगे और वो जो टैक्सेज है उसको किस नाम से जाना जाएगा? जीएसटी कंपनसेशन सेस के नाम से। और ये जो मनी है वो स्टेट को दिया जाएगा। जो 14% का जो टारगेट उनको बोला गया था वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो जो भी गैप आ रहा है उसको फिल किया जाएगा इस टैक्स के थ्रू। अब क्या हुआ? कोविड के टाइम में जो स्टेट हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो और कम कलेक्ट होने लग गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ मनी जो है वो बोरो किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो जो मनी है वो दिया स्टेट को ताकि जो आपको कंपनसेट एक तरीके से किया जा सके। अब इसका जो इंटरेस्ट है, जो बोरोइंग की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका इंटरेस्ट सेंट्रल ने बोला कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम पे करेंगे, आप तो सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो पे कर देना। लेकिन स्टेट के पास में तो प्रिंसिपल अमाउंट देने की भी मनी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जो कंपनसेशन सेस जो 2022 में ख़त्म होने वाला था उसको हम 2026 तक ले जाएंगे। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ये कंपनसेशन सेस जो है वो पैसा दिया जाएगा स्टेट्स को, और स्टेट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट इसके थ्रू क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। ओके, इसलिए कंपनसेशन सेस को एक्सटेंड किया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रेवेन्यू को लेकर के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी यूएसए में जो अबॉर्शन राइट को अबोलिश किया गया, इसको लेकर के हमारे इंडिया में क्या लॉज हैं अबॉर्शन को लेकर के, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईपीसी के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है वो पनिशेबल है हमारे इंडिया में। लेकिन टाइम के साथ में जब इसको लेकर के 1960 में ये बात उठी कि हमारे यहाँ पर जो बहुत ही अनसेफ तरीके से अबॉर्शन होते हैं तो उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। तो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनी, शांतिलाल शाह कमेटी, और इन्होंने, इस कमेटी ने ये बेसिक बात रखी कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जो अबॉर्शन का लीगलाइजेशन जो किया गया उसमें इस कमेटी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और उसी के थ्रू 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया। ये जो एक्ट है वो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन है 312, 313, इसके एक्सेप्शन, मतलब इन पे एक एक्सेप्शन बेसिस पर लाया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट हैं आईपीसी के वो तो बोलते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वीमेन है और वो अबॉर्शन करवाती है तो एक पनिशेबल एक्ट के रूप में इसमें यहाँ पर बोला गया है आईपीसीसी के इन सेक्शंस में। ओके, तो पहले जो 1971 में जो एक्ट लाया गया था उसमें अभी 2021 में चेंज किया गया है। पहले मैक्सिमम जो टाइम है वो 20 वीक्स डिसाइड किया गया था कि 20 वीक्स तक आपको जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 24 वीक्स। और 24 वीक्स के बाद में भी जो मेडिकल बोर्ड है वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। मेडिकल बोर्ड में स्पेसिफिक, हाँ प्रेजेंट टाइम में वैसे हम ये इशू देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना कर देता है, जिसमें बहुत सारे केसेस जो हैं हमारी जुडिशरी में सुने जाते हैं। ओके,
तो अभी कलकत्ता में एक ऐसा इशू हुआ वेस्ट बंगाल में कि वहाँ पर 37 वीक की प्रेगनेंसी थी जुडिशरी ने, लेकिन फिर उसको ऑर्डर पास किया कि उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। तो यहाँ पर जुडिशरी में बार बार इस तरीके के इशूज को डिस्कस किया जाता रहा है, क्योंकि जो भी एक्ट है उसमें कुछ गाइडलाइंस डिसाइड कर रखी हैं। उन गाइडलाइंस के खिलाफ में अगर कोई प्रोविज़न होता है तो मैक्सिमम जो स्टेट बोर्ड होता है, क्योंकि जो 2021 का जो नए प्रोविज़न लाए गए हैं उसमें डिसाइड किया गया है कि एक स्टेट बोर्ड डिसाइड किया जाए। अगर 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो स्टेट बोर्ड इसमें डिसीजन लेगा और स्टेट बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या फिर रेगुलर रखना है। तो यहाँ पर इशू ये है, इशू सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये तो हमने आईपीसीसी के कुछ एक्सेप्शन बेसिस पर ये एक्ट बना दिया, नई चीज़ों में कुछ चेंज भी कर दिया प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम बेसिक प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो अभी भी क्या क्या इश्यूज हैं तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिलता है। 2018 की एक रिपोर्ट आई है लैंसेट की, उसमें ये बोला गया है कि 15.6 मिलियन अबॉर्शन जो हैं वो एवरी ईयर इंडिया में होते रहे हैं। ओके, 2015 से ये मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें ये जो भी डाटा है वो 2015 से के बेसिस पर इसमें इनपुट किए गए हैं। इसके अलावा ये बोला गया है कि देखो जो MTP ऐप है, मतलब जो टर्मिनेशन जो एक्ट लाया गया था उसमें बेसिक प्रोविज़न रखा गया है कि जो भी हमारे सर्जन होते हैं, मतलब जो गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मतलब स्पेशलाइजेशन जिन डॉक्टर्स के पास हैं वो इसको क्या करेंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो वो काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे रूरल एरियाज़ में अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर्स का, जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से अनसेफ अबॉर्शन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड होता है। तो ये मेजर इशू है। अगर हम रूरल हेल्थ स्टैटिक्स की बात करें 2019-20 की, तो हमारे यहाँ पर 70% शॉर्टेज है रूरल इंडिया में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। तो इसकी वजह से जो अनसेफ अबॉर्शन है वो एप्लीकेबल होगा, और इसकी वजह से अगर हम बात करें तो बहुत सारे इशू जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो मैक्सिमम इसी की वजह से हमारे इंडिया में होती है। ओके, तो ये बेसिक इशू हैं। ये अबॉर्शन हमने एक डिस्कस भी किया है कि एक प्रोसीजर के थ्रू आप इसको एप्लीकेबल भी करवा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स में डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्राउंड लेवल पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसमें कमी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो इशूज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात की, और मन की बात में उन्होंने हमारे इंडिया का प्रेजेंट टाइम में क्या स्टैंड है उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया। सबसे पहले तो उन्होंने इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरजेंसी में जो हमारे राइट्स हैं लोगों के, पॉपुलेशन के, वो सभी स्नैच करने गए थे। फिर उन्होंने बात की कोविड की, कोविड वैक्सीन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे इंडिया में, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो बूस्टर डोज है वो भी एप्लीकेबल की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने अदर सेक्टर में काम करते हुए जैसे स्टार्टअप की बात की। सबसे पहले उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही हैं। टाइम के साथ में बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। स्पेस सेक्टर में भी नए स्टार्टअप जो हैं वो उनको इनिशिएट किया जा रहा है, जिसमें से 2 स्टार्टअप की उन्होंने बात की, जिसमें चेन्नई बेस्ड अग्निकुल और हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट। इससे क्या होगा कि स्मॉल लेवल पर स्पेस में अगर कोई पेलोड्स बेचना है तो ये जो लॉन्च व्हीकल हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा देखो, जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन को कम करने की कोशिश की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन के थ्रू ये जो नई चीज़ें हैं, जो स्पेस सेक्टर में भी जो इनिशिएटिव, जो स्टार्टअप इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए रहेंगी। यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस की उन्होंने बात की कि ये जो ध्रुव स्पेस जो है वो हाई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट डिप्लॉयर एंड सैटेलाइट्स के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखो दिगंतारा जो है उसमें क्या किया जाएगा कि स्पेस में जो भी वेस्ट
हम बहुत सारी जो मिसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भेजते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट हो जाता होगा ना स्पेस में भी। तो स्पेस में जो जो वेस्ट है उसका मैपिंग बनाने की कोशिश की जा रही है इस स्टार्टअप के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इनिशिएटिव हैं, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी के इंक्लूड किया जा रहा है अदर अदर सेक्टर में, जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्यूचर टाइम में। यहाँ पर बात की उन्होंने गेम की, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अभी या कुरानता ने जो गेम्स हुए उनमें अपना ही जो रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो में उसको ब्रेक किया है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी बात करें तो हमारे प्लेयर्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं। 12 रिकॉर्ड जो हैं उन्होंने इस गेम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, नए रिकॉर्ड जो हैं वो सेट किए गए हैं। ओके, यहाँ पर बात की जाती है क्लीनिनेस की, तो अदर अदर एरिया में जैसे कि मिजोरम में आइजवाल वाला जो रीजन है वहाँ पर चिट्टेलुई एक रिवर है, और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल एजेंसी है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उन सभी ने मिलकर के एफर्ट्स किए और वहाँ की जो रिवर है उसको क्लीन किया। देखो ये एग्जाम्पल है, इसके आप थ्रू इनको आप मेंस में लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि हमारे एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी सेक्टर को प्रोवाइड करने में जो लोकल सेक्टर है, लोकल पॉपुलेशन का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ, लोकल पॉपुलेशन, वहाँ की लोकल एजेंसी, इन सभी का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स था उसी का रीज़न रहा कि इस रिवर को क्लीन किया गया है। बात की गई पॉलीथीन वेस्ट की, तो पॉलीथीन वेस्ट का यूज़ किया जा रहा है अदर अदर एरिया में रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा पुदुचेरी जो है वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू जो है वो उसको कंपोस्ट करके उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा रहा है और उसका यूज़ किया जा रहा है हर सेक्टर में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर वेस्टेज को रीजनरेट करके उसका रिसाइकिल करके उसका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो G7 मीटिंग को लेकर के हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जर्मनी में जो डायस्पोरा है इंडिया का उसके साथ में डिस्कशन किया। इसके अलावा और भी अदर सेक्टर, जैसे कि यहाँ पर ये बोला गया है कि G7 की जो समिट है उसमें डिस्कशन हो सकता है एनवायरनमेंट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, प्रेजेंट टाइम के जो इशू हैं कोविड को लेकर के, और भी अदर सेक्टर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें डिस्कशन हो सकता है। रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर G7 समिट में G7 कंट्रीज़ के अलावा अदर कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका जो हैं वो भी गेस्ट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो 1 जुलाई से हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये पहले तो उन्होंने लगभग 3000 के लगभग इको क्लब इनिशिएट किए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर भी एक नया इनिशिएशन स्टार्ट किया है कि अगर वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो सिंगल यूज प्लास्टिक को वहाँ पर जमा करवाते हैं स्कूल में, तो 1 kg सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले में उनको 75 रुपीज़ दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से सबसे पहले तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की गई वहाँ पर लोगों में, और अवेयरनेस क्रिएट करके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो आप सभी को पता है कि एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेजर रीजन क्या है? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो ह्यूमन है उसकी एंट्री हो गई है। पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ में, अब पॉपुलेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और भी इंडस्ट्रीज़ इन सभी को डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिक्रीज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो रेगुलर देखने को मिलता है। तो ओडिशा स्टेट में एक नई टेक्नोलॉजी सिरेन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है कि जब भी हम देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट एरिया से बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है, तो वहाँ पर ये जो जंबो हैं मीन्स एलिफेंट जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सिरेन सिस्टम के थ्रू कोशिश किया जाएगा कि वो जब भी इस तरीके के रोड एरिया में या फिर अदर रेलवे एरिया में अगर उनकी एंट्री होती है तो ये जो सिरेन सिस्टम है वो एक तरीके से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा, और जब अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि तो इस तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि देखो जो यहाँ पर आसपास वाले रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया है उसके आसपास वाले रीजन में जो भी विलेजर हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में जो एलिफेंट है वो फॉरेस्ट एरिया से निकल करके वो जो भी
लैंड एरिया है, जो भी एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो अब इसमें क्या नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो इसमें खादी ग्राम, यहाँ देखिए खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो भी आपका एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर विलेजेस के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर हम 20 मतलब मधुमक्खी के जो केजेस हैं उनके बॉक्सेस रखे जाएंगे, और जब भी यहाँ से एंट्री करें, देखो इस तरीके से कर दिया होगा, आप इसको इस तरीके से समझिए। यहाँ पर मान लो ये जो है वो फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ इसके आसपास जो है वो यहाँ पर विलेजेस जो हैं एस्टेब्लिश हो रखे होंगे। यहाँ से एलिफेंट निकलते होंगे तो विलेजेस की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो 20 के जो बॉक्सेज हैं उनको रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एलिफेंट जब यहाँ पर एंट्री करेंगे और इनसे उनका जो क्लैश होगा इन बॉक्सेज से, तो यहाँ पर जो बीज हैं वो क्या करने निकल जाएंगे, निकल करके यहाँ पर भिन्न भिनाने लग जाएंगी। तो ये ऐसा बोला जाता है कि एलिफेंट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं और वापस जो है वो फॉरेस्ट एरिया में वापस वो चले जाएंगे। अब यहाँ पर कैमरा भी इंस्टॉल किए गए हैं कि ये जो भी एक्टिविटी हो उसको एक तरीके से व्यू किया जा सके कि एलिफेंट का इससे क्या रिएक्शन होता है। ओके, तो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने। तो ये हमारे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इससे रिलेटेड कलेक्ट कर लेते हैं कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है ये क्या है। देखो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसको 1957 का एक एक्ट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट, उसके थ्रू इसको बनाया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, मतलब उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन नहीं होता है और फिर किसी एक्ट के थ्रू इनको बनाया जाता है। ये जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इसका मेन टारगेट ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर ये काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेसिफिक हमारे इंडिया में जो भी विलेज एरिया पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इस तरीके के प्रोसीजर हैं, उन सभी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 15 पर, फॉरेन पेज पर। देखो ईरान और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स जो है, न्यूक्लियर डील जो है, उसके बीच में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन इसी बीच में ईरान ने रॉकेट को लॉन्च किया है स्पेस में। तो हो सकता है कि इससे जो भी प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं उससे कुछ इशू देखने को मिल सकता है। यहाँ पर G7 ग्रुप ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जैसे चाइना का वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए $600 बिलियन को इन्वेस्ट किया जाएगा ग्लोबली लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, जो नया टेलीग्राम चैनल जो बनाया है ना, उस पर आप जुड़ सकते हैं। PDF जो है वो वहीं पर आपके लिए अपलोड की जाएगी। ओके, थैंक यू।